मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार की हुई ताजपोशी। प्रधानमंत्री ने खास अंदाज में लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। सीएम और मंत्रियों को दी बधाई। लोहरदगा के कुड्डू प्रखंड में वाटरशेड महोत्सव का आयोजन। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह हुई शामिल। सशक्त ग्रामीण झारखंड पर बल। पलामू में करीब 30 लाख रुपए की अफीम बरामद। तस्कर पकड़ाया। एसीबी ने रिश्वत लेते चैनपुर अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू को किया गिरफ्तार। और राज्य में सर्द हवाओं की रफ्तार में कमी से ठंड में थोड़ी कमी। 23 नवंबर से मौसम में हो सकता है बदलाव। 25 नवंबर तक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। बिहार में नई सरकार की आज ताजपोशी हुई। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। भाजपा और एनडीए के घटक दलों के कोटे से भी कई मंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और सीएम तथा मंत्रियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीतीश कुमार एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं। राज्य में सुशासन का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे इस बिहार की धरती पर हैं। एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण और इस ऐतिहासिक क्षण पर हम देख पा रहे हैं हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और साथ में हमारे कई माननीय मंत्रीगण और हमारे बिहार के यशस्वी और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी और अन्य माननीय अतिथिगणों का हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर
ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक नया मुकाम दिया है। बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत आभार, और सभी माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण से झारखंड भाजपा में भी खुशी की लहर है। पार्टी के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने श्री कुमार को शपथ ग्रहण करने की बधाई देते हुए भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की सरकार विकास को और तीव्र गति से आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष 28 नवंबर को पूरा हो रहा है। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। आगामी 28 नवंबर को हेमंत सोरेन सरकार की 1 साल पूरी हो जाएगी और इसी उपलक्ष्य में राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होना है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से स्टेज बनना शुरू हो गया है और ये स्टेज मुख्य रूप से झारखंड के उन युवाओं के लिए बन रहा है जिन युवाओं ने विभिन्न विभागों में, मतलब कुल 9 विभाग हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न परीक्षाएं आयोजित हुई थी और उन आयोजित परीक्षाओं में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके बीच इस मंच के माध्यम से नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे सांकेतिक रूप से कुछ अभ्यर्थियों के बीच, वहीं अन्य अभ्यर्थियों के बीच विभाग के माध्यम से नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाना है। सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध डेडी। पलामू से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की कल से शुरुआत होने जा रही है। इस राज्यव्यापी कार्यक्रम को लेकर सभी जिलों में शिविरों का आयोजन होगा। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों में रोस्टर के अनुसार 15 दिसंबर तक शिविर लगेंगे। इस दौरान जन समस्याओं का समाधान होगा और लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। 1 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक विभिन्न पंचायतों में और विभिन्न वार्डों में जो है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं और उसमें जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हम लोग कैंप्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और वहाँ पे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो सप्लाई डिपार्टमेंट का हो या फिर ग्रामीण विकास हो या फिर पंचायती राज की डिपार्टमेंट्स के योजनाएं हैं, वो सभी योजनाओं से हम लोग आच्छादित करेंगे। हम लोग कैंप में लोगों की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग सुनेंगे और कैंप में ही हम लोग निष्पादित करने की हमारी प्रयास रहेगी। एट दी मैक्स अगर किन्हीं समस्याओं को समाधान करने में अगर कुछ जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम लोग विद इन द सरकार आपके द्वारा की जो पीरियड है 15 दिसंबर तक हम लोग विशेषकर सभी समस्याओं का निदान करने की हमारी कोशिश रहेगी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सशक्त ग्रामीण झारखंड की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज लोहरदगा में वाटरशेड महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। विभिन्न परियोजनाओं से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है और कई क्षेत्रों में भूजल स्तर 4 से 10 फीट तक बढ़ा है। रांची में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का कल पहला दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल होंगे। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह कल यानी 21 नवंबर को रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में होना है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर हेमेंद्र कुमार भगत ने बताया कि दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कुलाधिपति से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार शामिल होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है किसी भी विश्वविद्यालय के इसमें और खासकर पहला दीक्षांत। यूनिवर्सिटी की स्थापना 2016 में हुई थी। इस समारोह में मुख्य अतिथि श्री माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार साहब ने अपनी कृपापूर्ण सहमति दी है कि वो उसके मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी रहेंगे। हमारे राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री
सुदिव्य कुमार जी भी इसमें शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर हेमेंद्र कुमार भगत ने बताया कि दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 773 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें 21 गोल्ड मेडलिस्ट भी शामिल हैं। 2021 में एक उपाधि वितरण समारोह हुआ था। 2022 से लेके 25 तक के 4 सालों का जो उपाधि जितने छात्रों ने अर्जित की है वो हम लोग इस बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें 21 गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे इन 4 सालों में, और हमारे पास में कुल 673 डिग्रीज हम लोग देंगे। रांची स्थित झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में आंतरिक सुरक्षा में संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित पढ़ाई होती है। कुल सचिव डॉक्टर हेमेंद्र कुमार भगत ने बताया कि यहाँ फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी संबंधित विषयों की पढ़ाई होती है। यह विश्वविद्यालय मुख्यतः उन पाठ्यक्रमों पर ध्यान देता है जिसमें जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ के जो पाठ्यक्रम है, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे यूजी में, पीजी में हमारे पास फॉरेंसिक साइंस है और क्रिमिनोलॉजी है। इसके अतिरिक्त हमारे पास यूजी में कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और हमारे पास एक और विषय है बीबीए एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वो हमारे पास है। अभी टाना भगत के लिए कुछ स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास में जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके टोटल कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करती है। विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर बड़ी संख्या में विद्यार्थी देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहे हैं, जो कि देशवासियों के आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। पलामू में पुलिस ने अफीम की बड़ी खेप पकड़ी है। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन रोड में गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पुलिस ने 6.5 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की बाजार कीमत 30 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है, जिसे राजस्थान और पंजाब ले जाने की योजना थी। पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने बताया कि चैनपुर थाना क्षेत्र का ये तस्कर 4 पहिया वाहन से अफीम लेकर स्टेशन रोड की ओर आ रहा था। इसी दौरान उसे दबोचा गया। उन्होंने बताया कि अफीम को 6 अलग अलग पैकेट में रखा गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ठगी के मामले में भी शामिल रहा है और बंगाल पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। चैनपुर थाना में भी इसके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज है। जो है वो मारुति बेलोनो गाड़ी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है JH01F55271। उसमें से जो है लगभग 6.5 किलोग्राम का अफीम पुलिस के द्वारा जो है बरामद किया गया है। 6 अलग अलग प्लास्टिक कवर में थे। लगभग हर प्लास्टिक कवर 1 किलो के आसपास का मतलब वजन था, और 6 अलग अलग प्लास्टिक कवर में 6.5 किलोग्राम अफीम पुलिस की टीम के द्वारा जो है बरामद किया गया है। और इस संदर्भ में अभिषेक कुमार, जो बंदुआ शाहपुर का रहने वाला है, उसको हिरासत में लिया है। और पलामू प्रमंडलीय एसीबी की टीम ने चैनपुर अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू विनोद कुमार को 5,500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बड़ा बाबू पर अंचल कार्यालय से दस्तावेज की नकल निकालने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने शिकायत मिलने पर सत्यापन किया और जाल बिछाया तथा कार्यालय खुलने के कुछ ही देर बाद बड़ा बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने अंचल कार्यालय और आरोपी के सिंगरा स्थित आवास में तलाशी ली और दस्तावेज जब्त किए। नकली मिठाइयों, मावा और पनीर पर प्रशासन की पैनी नजर है। राज्य खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में 30 से अधिक मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट और किराना दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिठाइयों की जांच की और खराब मिठाइयों को नष्ट कराया। राज्य खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि कई रेस्टोरेंट में शराब परोसते हुए पकड़ा गया है, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिकांश दुकान बगैर लाइसेंस के ही पाए गए हैं, जिन्हें 1 सप्ताह में लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया है। खाद्य रंग का प्रयोग करते हुए पाया गया, और खाद्य रंग जो प्रतिबंधित है FSI के द्वारा, इसलिए जो भी खाद्य रंग युक्त सामग्री थी सभी को स्पॉट पर नष्ट कराया गया। सभी होटलों को चेतावनी दी गई है और इन्हें सबको इम्प्रूवमेंट नोटिस भी भेजा जाएगा। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश के बढ़ते कदम से युवाओं में भी उत्साह दिख रहा है। इस क्षेत्र ने कोडरमा के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोल दिए हैं।
ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ सरकार का खासा जोर है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। स्किल इंडिया के तहत बड़ी संख्या में कोडरमा के युवक और युवतियां सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की बारीकियां सीख रही हैं, ताकि ग्रीन एनर्जी के साथ आने वाला समय भी इनका हो। तो सनलाइट के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा को डीसी करंट को लेते हैं, उसमें फिर इन्वर्टर लगा के उसको एसी में कन्वर्ट करके हम अपने घर के उपकरणों में विद्युत का यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा है कि जो सूर्य का रोशनी ऐसे वेस्ट हो जाता है उसका बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग, उससे हम लोग विद्युत बना रहे हैं। तो ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिमांडेड है। इस कार्य के जरिए युवाओं को 2 क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। एक तरफ तो सोलर बनाने वाली कंपनियों में काम, तो दूसरी तरफ इस तकनीक को सीखकर युवा खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ आए हुए तो मतलब जब जो सभी सर यहाँ रहते हुए वो मतलब पूरा मतलब सपोर्ट किए और उन लोग पूरा मतलब क्या बोलते हैं साथ दिए कि आपको 110% आपको नौकरी देंगे। युवाओं को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हुनरमंद बनाने के लिए 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इन युवाओं को प्रशिक्षित करने वाले ट्रेनर भी यह मानते हैं कि आने वाला समय ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी का है। ऐसे में इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। सोलर जैसे हम लोग बताते हैं कि सोलर कनेक्शन कैसे करते हैं, कितने टाइप के सोलर होते हैं और ग्रीन मतलब कितने टाइप के मार्केट में पाए जाते हैं, कितना हम लोग यूज करते हैं। कनेक्शन 3 टाइप्स का सोलर का होता है हम लोग का, ऑन ग्रिड हो गया, ऑफ ग्रिड हो गया, हाइब्रिड हो गया। और फिर साथ ही साथ हम थ्योरी क्लास भी देते हैं और प्रैक्टिकल क्लास भी देते हैं, वो सर आप देखे ही होंगे अभी। और ये सर एक ग्रीन जॉब है सर, अभी आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाएगा, सबसे यूज़ किया जाएगा क्योंकि सर ये मतलब बिल्कुल ग्रीन जॉब है, मतलब कोई इसका मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पोल्यूशन फ्री है, अनलिमिटेड है। जरूरी नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी मिल सके। ऐसे में स्किल इंडिया और कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है, ताकि हर हाथ को काम मिल सके। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत योजना गरीब और वंचित परिवारों के लिए रक्षा कवच साबित हो रही है। इस योजना के बूते सरायकेला खरसावां में 3 प्रीमेच्योर नवजात शिशुओं को नया जीवन दान मिला है। सरायकेला खरसावां जिले में आदित्यपुर स्थित एक नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के बूते 3 प्री मैच्योर नवजात शिशुओं का सफल इलाज हुआ है, जिसने इस योजना को फिर से जीवन रक्षक साबित किया है। जन्म के समय बेहद कम वजन और गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं से जूझ रहे इन बच्चों को डॉक्टरों की टीम ने 26 दिनों की लगातार निगरानी और उपचार के बाद नया जीवन दिया। बच्चे जो कि एक माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, बहुत ही कम उम्र में जन्म हुआ था, उनका 8 मास का में ही जन्म हो गया था और ट्रिपलेट होने के चलते और वजन बहुत कम होने के चलते वो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। खून की कमी, एनीमिया, इन्फेक्शन, सेप्सिस, जीआईटी, हेमरेज, पेट, किडनी में सूजन ग्रसित होकर हमारे पास आए थे और हम लोगों ने तीनों बच्चे को एनआईसीयू में सघन इलाज करके आज वो तीनों बच्चे सुरक्षित बच गए हैं। 26 दिन के करीब सफल इलाज के बाद हमारी जो मेडिनोमा के डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर पूजा और डॉक्टर रश्मि वर्मा ने सब मिलकर उस बच्चे को आज बचा लिया। बताया जा रहा है कि गम्हरिया के धीरजगंज निवासी शंकरी लोहार ने लगभग 1 माह पूर्व एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 3 बच्चों को जन्म दिया था। आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से परिवार के लिए तीनों प्री मैच्योर शिशुओं को बचाना चुनौती थी। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना रक्षा कवच साबित हुई। बच्चा थोड़ा मतलब कमजोर था, सांस लेने में थोड़ा तकलीफ था, तो यहाँ हम लोग बच्चा लोग 25 दिन से था, तो अभी ठीक है, आज हम लोग को डिस्चार्ज मिल गया। टीएमएच में तो सर हम लोग का वहाँ इलाज करने का तो उतना हम लोग का ये नहीं था, इसलिए हम लोग का एक रिश्तेदार का था, वो यही एम्बुलेंस चला रहे थे, तो उन्होंने हम लोग को बताया कि बोला कि तुम लोग मेडिनोवा लेके जाओ, वहाँ से मुफ्त इलाज होगा आयुष्मान की तरफ से। लगभग 26 दिनों के कठिन उपचार के बाद तीनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने माता पिता के साथ घर लौट गए। यह सफलता न केवल अस्पताल के विशेषज्ञ उपचार का प्रमाण है, बल्कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गंभीर मरीजों को मिल रही जीवन रक्षक सुविधाओं का भी एक सशक्त उदाहरण है। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने झारखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश को 2 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने वंचित श्रमिकों को ईएसआई के दायरे में लाने और उन्हें इसका समुचित लाभ देने के लिए ठोस पहल के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने झारखंड की स्थापना के रजत पर्व पर प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन रांची के ईएसआई अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है, जबकि आदित्यपुर स्थित ईएसआई अस्पताल में भी मेडिकल की पढ़ाई बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। झारखंड दौरे पर आए पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीमा आयुक्त प्रणय सिन्हा ने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि रांची के ईएसआई अस्पताल में बेड की संख्या 50 से बढ़ाकर 220 कर दी गई है। श्री सिन्हा ने बताया कि झारखंड के निबंधित 45,000 श्रमिकों के परिवार के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ाने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। यहाँ तक झारखंड का प्रश्न है तो झारखंड में एम्प्लॉयर 45,000 हैं और जो वर्कर होते हैं कवर्ड, जिनको हम लोग इंश्योर्ड पर्सन बोलते हैं, उनकी संख्या आज के दिन 5,24,000 है। तो जो कि नंबर निरंतर बढ़ रही है और इनके सुविधा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि समुचित रूप में सारा ही सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उनको प्रदान किया जा सके, उसके लिए हम लोगों के 3 अस्पताल यहाँ हैं झारखंड में, जो डायरेक्ट ईएसआईसी सेंटर के चला रही है। जैसे बीमा आयुक्त श्री सिन्हा ने आगे बताया कि ईएसआई मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में श्रमिकों के बच्चों को वरीयता दी जाती है और उनके लिए सीट रिजर्व रहती हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 20 नए ईएसआई मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई है, जिसके बाद श्रमिकों के बच्चों के लिए 1200 से अधिक सीट रिजर्व हो जाएंगे। यही नहीं, इन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए फीस भी बहुत मामूली रखी गई है। और हमारे अभी जितने मेडिकल कॉलेज चल रहे थे पूरे देश में, उसमें 10 मेडिकल कॉलेज इस साल और ऐड हुए, तो करीब करीब हमारे पीजी और एमबीबीएस को लेकर, अंडर ग्रेजुएशन को लेकर 20 मेडिकल कॉलेज इस साल तक हमारे रेडी हो गए हैं। तो इनमें वर्कर के बच्चों को, जिसको हम वार्ड ऑफ आईपी का रिजर्वेशन कहते हैं, उनके बच्चों को इसमें सुविधा एडमिशन में दी गई है, सीट्स उनके लिए रिजर्व है। तो आज के दिन करीब करीब 800 सीट रिजर्व हैं, जो इस साल 10 मेडिकल कॉलेज और जुट रहे हैं, तो हमारे 1000 से 1200-1300 तक सीट रिजर्व हो जाएंगे बच्चों के। एडमिशन उसी नीट एग्जाम से होता है जिससे सभी लोग मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं एमबीबीएस में। पूर्वी क्षेत्र के बीमा आयुक्त ने बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रयास है कि देश का कोई भी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे। श्री सिन्हा ने कहा कि वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए विभाग की ओर से विशेष अभियान स्प्री चलाया जा रहा है। साथ ही बीमा दावों के पुराने लीगल मामलों को भी आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस स्प्री में अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं, 31 दिसंबर तक ये स्प्री का कार्यक्रम चलेगा, तो एम्प्लॉयर्स को ये सुविधा है कि उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा और उनके सेल्फ सर्टिफिकेशन को ही हम लोग आधार मानते हुए उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है, वर्कर को भी फायदा होगा और एम्प्लॉयर को भी इससे लाभ है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्था है। ईएसआई चिकित्सा देखभाल के अलावा श्रमिकों की आकस्मिक दुर्घटना पर नकद हित लाभ भी देती है। साथ ही अनायास नौकरी चले जाने पर आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। देश में अभी लगभग 3 करोड़ 70 लाख श्रमिक ईएसआई में निबंधित हैं और कुल 13 करोड़ से अधिक श्रमिकों के आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। पूर्वी क्षेत्र के बीमा आयुक्त ने बताया कि बीते 10 वर्षों में देश में ईएसआई के तहत सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान फिलहाल सामान्य के आसपास चल रहा है। सर्द हवाओं की रफ्तार में कमी से ठंड में भी थोड़ी राहत आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। आगामी 22 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं आसमान मुख्यतः साफ रहने और मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 23 नवंबर से मौसम में कुछ बदलाव दिख सकता है और 25 नवंबर तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान मौसम के शुष्क रहने के भी आसार हैं।
और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। 20 नवंबर साल 1929 में मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गोविंदपुरा में हुआ। उन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक, 1960 के रोम ओलंपिक और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से भी मशहूर रहे। मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1, राष्ट्रीय खेलों में 2 और एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते। मिल्खा सिंह कुछ समय के लिए 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धावक भी रहे। भारत सरकार ने साल 1959 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 20 नवंबर साल 1954 में पहली बार विश्व बाल दिवस सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए मनाया जाता है। माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, नागरिक समाज के कार्यकर्ता और बच्चे स्वयं विश्व बाल दिवस को अपने लिए प्रासंगिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले बाल दिवस जिनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्व भर में अक्टूबर 1953 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लिए गए निर्णय के हिसाब से यह सबसे पहले 1954 में मनाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार की हुई ताजपोशी। प्रधानमंत्री ने खास अंदाज में लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। सीएम और मंत्रियों को दी बधाई। लोहरदगा के कुड्डू प्रखंड में वाटरशेड महोत्सव का आयोजन। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह हुई शामिल। सशक्त ग्रामीण झारखंड पर बल। पलामू में करीब 30 लाख रुपए की अफीम बरामद। तस्कर पकड़ाया। एसीबी ने रिश्वत लेते चैनपुर अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू को किया गिरफ्तार। और राज्य में सर्द हवाओं की रफ्तार में कमी से ठंड में थोड़ी कमी। 23 नवंबर से मौसम में हो सकता है बदलाव। 25 नवंबर तक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान।